नमस्कार दोस्तों। आज 15 मई 2021 के करंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और जानकारी को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय समाचार। पीएम किसान सम्मान निधि 8वीं किस्त जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त को जारी किया है। भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों के खाते में 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करती है। ये 6,000 का फंड 3 किस्तों में ट्रांसफ़र किया जाता है। 2,000 रुपये की पहली किस्त अप्रैल से जून के बीच में दी जाती है, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच में दी जाती है और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच में दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त हुए केपी शर्मा ओली। नेपाल में केपी शर्मा ओली को राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। ओली को राष्ट्रपति ने 14 मई 2021 को पद की शपथ दिलाई। अब उन्हें 30 दिनों के भीतर सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त करना होगा। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। उन्हें पहले 12 अक्टूबर 2015 से 4 अगस्त 2016 तक और फिर 15 फरवरी 2018 से 13 मई 2021 तक पीएम के रूप में नियुक्त किया गया था। ओली को फिर से नियुक्त करने का निर्णय तब लिया गया जब कोई भी विपक्षी दल नई सरकार बनाने या प्रदान की गई समय सीमा यानी 13 मई 2021 को रात 9 बजे तक जो प्रदान की गई समय सीमा थी में इसके लिए आवेदन करने के लिए सदन में बहुमत की सीटों को सुरक्षित नहीं कर सका। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 10 मई 2021 को ओली प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत प्राप्त करने में विफल रहे। कुल 232 मतों में से केवल 93 प्राप्त हुए, जो विश्वास मत जीतने के लिए आवश्यक 136 वोट बहुमत तक पहुंचने से 43 वोट कम थे। डब्ल्यूएचओ ने भारतीय कोरोना वायरस संस्करण को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए जाने वाले एक कोरोना वायरस वेरिएंट को वैश्विक ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इस वेरिएंट को B1617 नाम दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह वेरिएंट पहले से 30 से अधिक देशों में फैल चुका है। यह अन्य वेरिएंट की तुलना में अधिक ट्रांसमिसिबल है। इस वेरिएंट को डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है। यह पहली बार यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा पहचाना गया था। B1617 वेरिएंट डब्ल्यूएचओ द्वारा वर्गीकृत कोरोना वायरस का चौथा वेरिएंट है। इसके दो उत्परिवर्तन हैं जिन्हें E484Q और L452R कहा जाता है। वायरस स्वयं को परिवर्तित करके एक या अधिक वेरिएंट बनाते हैं। वायरस खुद को बदलते हैं ताकि वे इंसानों के साथ रह सकें। दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी भी B1617 वेरिएंट के खिलाफ टीके की प्रभावशीलता का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें से जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे हैं, डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूएचओ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हैं। डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना चीन। चीन सभी सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। यह प्रतिबंध 1 जुलाई से लागू होने की संभावना है। यह कदम तब उठाया गया जब चीन दवा के निर्माण और तस्करी पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा था। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स अत्यधिक छलावकरण वाले होते हैं क्योंकि कुछ ई सिगरेट में
तेल में पाए जाते हैं और कुछ विभिन्न फूलों की पंखुड़ियों या पौधों के तने और पत्तियों से बने कट तंबाकू में पाए जाते हैं। झिंजियांग में इसका नाम आमतौर पर नताशा है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे कि चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रोमन भी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। सर डेविड एटेनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया गया। विश्व प्रसिद्ध प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को इस नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंसी के लिए COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया गया है। एटनबरो ने पहले ही यूके और दुनिया भर में लाखों लोगों को जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह की रक्षा करने के लिए अपने जुनून और ज्ञान के साथ प्रेरित किया है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण टेकअवे हैं कि COP26 पार्टियों का 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया। ये राज्य से समाचार हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ईद उल फितर के मौके पर 14 मई 2021 को मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित कर दिया है। मलेरकोटला एक मुस्लिम बहुल इलाका है। इसे राज्य के संगरूर जिले से अलग कर बनाया गया है। 2017 में सरकार ने वादा किया था कि जल्द ही मलेरकोटला को जिला घोषित किया जाएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर हैं। उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया मिशन हौसला। उत्तराखंड पुलिस ने लोगों को कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है। इनके अलावा पुलिस मिशन और राशन के हिस्से के रूप में जनता को कोविड-19 प्रबंधन के लिए दवाएं प्राप्त करने में भी मदद करेगी। कोरोना वायरस से जूझ रहे परिवारों तक दवाएं, ऑक्सीजन और राशन पहुंचाने और प्लाज्मा दाताओं और इसके ज़रूरतमंद लोगों के बीच समन्वय करना भी मिशन के हिस्से के रूप में पुलिस द्वारा की जाने वाली कुछ गतिविधियां होंगी। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन, बाजार क्षेत्रों में भीड़ के प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने, सामाजिक दूरी जैसे लोगों द्वारा उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए नोडल केंद्र के रूप में काम करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले राज्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टेकअवे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न। रमेश पवार बने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने रमेश पवार को टीम इंडिया सीनियर महिला का मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा की है। सुलक्षणा नाइक, मदन लाल और रुद्र प्रताप सिंह की 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति ने आवेदकों का साक्षात्कार लिया और पवार की उम्मीदवारी पर सर्वसम्मति से सहमत व्यक्त की। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पवार ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 31 एक दिवसीय मैच खेले हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे। BCCI के सचिव जय शाह, BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, BCCI के मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को की गई थी। बैंकिंग समाचार में कुछ बातें देखते हैं। RBI ने रद्द किया यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पश्चिम बंगाल के बगनान में स्थित अपर्याप्त पूंजी नियामक गैर अनुपालन पर यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 10 मई 2021 को एक आदेश के माध्यम से
केंद्रीय बैंक ने सहकारी ऋणदाता को 13 मई 2021 को कारोबार बंद करने से बैंकिंग व्यवसाय करने से रोक दिया है। आरबीआई ने कहा उसने लाइसेंस रद्द कर दिया क्योंकि यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थीं। इस प्रकार यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22(3)(d) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास मुख्यालय मुंबई में और स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुआ था। एयरटेल पेमेंट्स ने लॉन्च किया डिजी गोल्ड। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया है। इसे डिजी गोल्ड प्रदाता सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था। डिजी गोल्ड के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बचत खाते के ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप का उपयोग करके 24 के सोने में निवेश कर सकते हैं। ग्राहक अपने परिवार और दोस्तों को भी डिजी गोल्ड उपहार दे सकते हैं जिनका एयरटेल पेमेंट्स बैंक में बचत खाता है। ग्राहकों द्वारा खरीदा गया सोना सेफ गोल्ड द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत के सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है और कुछ ही क्लिक में किसी भी समय एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से बेचा जा सकता है। कोई न्यूनतम निवेश मूल्य की आवश्यकता नहीं है और ग्राहक कम से कम ₹1 से शुरुआत कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में अपनी बचत जमा सीमा को आरबीआई के निर्देशानुसार बढ़ाकर ₹2 लाख तक कर दिया है। यह अब 1-2 लाख रुपए के बीच जमा कर 6% की बढ़ी हुई ब्याज दर प्रदान करता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ नुब्रता विश्वास। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना जनवरी 2017। रैंक एवं रिपोर्ट। फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 सूची में शीर्ष पर न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डन। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची वार्षिक सूची का 8वां संस्करण है जो नेताओं, कुछ जाने माने और अन्य लोगों जो इतने परिचित नहीं हैं को सम्मानित करता है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के वास्तव में अभूतपूर्व समय के बीच कुछ अलग करने के प्रयास किए हैं। भारत से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ आदर पूनावाला शीर्ष 10 नामों में एकमात्र भारतीय हैं। उन्हें 10वें स्थान पर रखा गया है। महत्वपूर्ण तिथियां। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से परिवारों के संबंध के महत्व को दर्शाने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। यह दिन परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और परिवारों को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं को ज्ञान को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। 2021 का विषय परिवार और नई तकनीक, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव में निर्णय लिया कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। निधन। सीबीआई के पूर्व अधिकारी के राघोत्मन का निधन। सीबीआई के पूर्व अधिकारी के राघोत्मन का निधन हो गया है। वह राजीव गांधी हत्याकांड के विशेष जांच दल एसआईटी के मुख्य जांच अधिकारी थे। उन्होंने 1988 में पुलिस पदक और 1994 में राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया था। राघोत्मन ने
कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी, थर्ड डिग्री क्राइम, इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट क्राइम एंड द क्रिमिनल सहित कई किताबें लिखीं। वह 1968 में पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में सीबीआई में शामिल हुए थे। टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का निधन। अग्रणी परोपकारी और टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का कोविड से संबंधित जटिलताओं के कारण निधन हो गया। प्रमुख भारतीय मीडिया हस्ती इंदु जैन भारत के सबसे बड़े मीडिया समूह बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसे टाइम्स समूह के रूप में जाना जाता है, की अध्यक्ष थीं, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य बड़े समाचार पत्र शामिल हैं। एक अध्यात्मवादी होने के नाते जैन को प्राचीन शास्त्रों का गहरा ज्ञान था और वे श्री 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 रविशंकर और सद्गुरु जग्गी वासुदेव की अनुयायी थीं। इसके अलावा जैन महिलाओं के अधिकारी के प्रति भी भावुक थीं और फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO की संस्थापक अध्यक्ष भी थीं। विविध में एयरलाइन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड किया है। वाडिया समूह के स्वामित्व वाली गो एयर ने नए आदर्श वाक्य यू कम फर्स्ट के साथ खुद को गो फर्स्ट के रूप में पुनः ब्रांडेड किया। कोविड-19 महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए 15 वर्षों के बाद रीब्रांड करने का निर्णय कंपनी के ULCC अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइन मॉडल में वाहक को संचालित करने के प्रयास का हिस्सा है। गो फर्स्ट ULCC योजनाओं के तहत एयरबस A320 और A320 नियोस नया इंजन विकल्प है, जो कि विमानों सहित अपने बेड़े में संकीर्ण शरीर वाले विमानों का संचालन करेगा। यह न केवल यात्रियों के लिए सुरक्षा, आराम और समय की बचत सुनिश्चित करेगा, बल्कि उन्हें अल्ट्रा लो कॉस्ट किराए पर अगली पीढ़ी के बेड़े के लाभों का अनुभव करने में भी मदद करेगा, ताकि उनकी यात्रा योजनाओं में कभी बाधा न आए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे। गो एयर के संस्थापक जहांगीर वाडिया। गो एयर के स्थापना 2005। गो एयर का मुख्यालय मुंबई। इसी के साथ आज के सभी करंट अफेयर्स 15 तारीख के करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होते हैं। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।